अब है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी होती है जो इलाइट क्लास होती है, मतलब जो अपर क्लास होती है, वो एरिस्टोक्रेसी होती है, ठीक है। Socially and politically, the landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. अब ये एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो इलाइट क्लास थी, जो बेसिकली जो रूलर्स की क्लास होती है और उनसे जो रिलेटेड होती है, उनके आसपास की जो उनसे क्लोज होती हैं, वो सारी एरिस्टोक्रेसी में आती हैं, ठीक है। तो वही डोमिनेंट थी। जब मोनार्की थी तो ऑब्वियसली वही डोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग मतलब इनकी बताया कि इन्होंने, इनके पास टाउन, इनके पास क्या नाम, घर वगैरह थे। कंट्री साइड मतलब जो सिटी के बाहर का एरिया होता है, गांव टाइप, वो कंट्री साइड होता है। टाउन में भी हाउसेस थे। मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो ओनरशिप थी चीज़ों की आपके स्टेट में या आपकी कंट्री में, वो ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी के पास ही थी। They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. अब ये हमेशा से ये रहता है, जो इलाइट क्लास होती है, जो अपर क्लास होती है, वो हमेशा से स्मॉल ग्रुप ही रहता है। अब इंडिया में भी देख लो कि कितने परसेंट लोग जो हैं उनकी इनकम काफ़ी हाई है, और जो बाकी जो मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, वो कितनी परसेंटेज है। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी का ग्रुप होता है, अपर क्लास का, इलाइट क्लास का, वो हमेशा स्मॉल ही रहता है, ठीक है। The majority of population was made up to peasantry. Peasantry मतलब peasants और farmers वगैरह. To the west, the bulk of land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates, which were cultivated by serfs. Serfs वही हैं peasant वगैरह, ठीक है, या laborers वगैरह जो होते हैं, farm laborers और farmers वगैरह. In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half of 18th century, but in France and parts of German state it occurred only during the 19th century. अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, ये धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। बस ये बताया कि पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में और जर्मन में, ठीक है, 19th सेंचुरी में. In its wake, new social groups came into being: a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number. Till late 19th century, it was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges came property. इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये लिबरल हम पढ़ चुके हैं क्या अभी तक? लिबरल नहीं ना? अब आएगा आगे। हाँ ठीक है, तो वही डिटेल में यही बताऊंगा कि इसका क्या मतलब था. हाँ ये, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. ठीक है, अब ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफ़ी बाद की बात है. अब यूरोप में ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो स्प्रेड होने लग गई, ठीक है, फैलने लग गई. अब ये टर्म आता है आपका डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. लिबरेशन का मतलब हमें पता है फ्रीडम होता है, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है, फ्री होने से, लिबरलिज्म का. Liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before law. सिंपल है, मतलब लिबरलिज्म का मतलब वही मानते थे कि सबको फ्रीडम हो और सारे इक्वल हो लॉ के, बिफोर द लॉ. ये उनकी आइडियोलॉजी है लिबरलिस्ट की. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for end of autocracy and clerical privileges.
A constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also said the inviolability of private property. अब ये बेसिकली ऑटोक्रेसी के अपोजिट होता है. ऑटोक्रेसी में क्या होता है, सिर्फ जो रूलर कहता है वही होता है, किसी को फ्रीडम नहीं होती. और ये भी जरूरी नहीं है कि जो लॉ बनाई हो रूलर ने उसके सब इक्वल हो सकता है कोई जो इलाइट क्लास है उसके लिए जो लॉ ज़्यादा फेवर करे और जो पुअर है उनको लॉ फेवर ना करे. पर लिबरलिज्म में क्या होता है, भले कोई पुअर हो, कोई अमीर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई फार्मर हो, सबके लिए लॉ इक्वल है और सबको अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसकी सबको फ्रीडम है. ठीक है. अब ये इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है? इनवायलेबिलिटी मतलब आपकी दखल अंदाजी है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी में. तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता, ना स्टेट होता है ना कुछ होता है. अगर आपने ओन करी है तो जो ऑटोक्रेसी में आपके दखल अंदाजी दे सकते हैं, पर लिबरल ये कह रहा है कि दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए. ठीक है. ये क्लेरिकल प्रिविलेजेस क्या हुआ? क्लेरिकल प्रिविलेज मतलब जो बेसिकली जो गवर्नमेंट होगी इनकी ऑटोक्रेसी की या लिबरलिज्म की, उसके अंदर जो काम करते हैं लोग, जो भी गवर्नमेंट के अंदर, वो क्लेरिकल होते हैं बेसिकली. तो उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं वो. ठीक है. मतलब जो बेसिकली ये इलाइट क्लास की बात है, क्योंकि जो ऑटोक्रेसी में सिर्फ इलाइट क्लास ही थी, तो जो उनको प्रिविलेजेस मिलती थी, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट्स, जो फायदे मिलते थे उनको, मतलब वही जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करिए ना, वही यहाँ पे आ जाते हैं कि जो प्रिविलेजेस उनको मिलती हैं वो भी नहीं मिलनी चाहिए क्लरिकल लोगों को जो गवर्नमेंट में काम करते हैं वो सब. Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. Suffrage का मतलब ये होता है the right to vote. ठीक है. तो इसके लिए जब ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मान लो लॉ बना दी, उसके आगे सब इक्वल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सबको वोटिंग का राइट मिल गया. ठीक है. ये इस लाइन का मतलब है. आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं. यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, which marked the first political experience in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. ठीक है. अब प्रॉपर्टी ओनिंग मैन की बात होगी. जब जब शुरू में फ्रांस में रेवोल्यूशन खत्म हुआ था, उसके बाद जो लिबरल डेमोक्रेसी आई थी, उसके अंदर सबको राइट टू वोट नहीं था. हाँ कहाँ था मैं. हाँ, तो जब इसमें फ्रांस में रेवोल्यूशन खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई, लिबरल डेमोक्रेसी, तब उसमें सबको वोटिंग का राइट नहीं था. तो जो जिसके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ, उसको ही वोटिंग का राइट था. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स. वही है, वुमेन तो बल्कि सारी थी, किसी को वोटिंग राइट नहीं था, और जो मैन थे उसमें जिनको प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट नहीं था. Only for a brief period under the Jacobins did all the adult male enjoy suffrage. जैकोबिन्स हमने वो डिस्कस करा था परसों, वही है. तब उस टाइम में सबको, सारे मेल्स को, इस टाइम में भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husband. माइनर का मतलब होता है कि जो किसी और पे डिपेंडेंट होता है और जो खुद के बेसिकली डिसीजन नहीं ले पाता. तो वुमेन को एक, आजकल क्या जो 18 साल से कम का बच्चा होता है वो माइनर होता है. तो उस टाइम वुमेन को भी उन्हें बच्चों में बेसिकली इंक्लूड कर दिया कि दूसरों पे डिपेंडेंट है और खुद के डिसीजन खुद नहीं लेते हैं. ठीक है. However, the Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced women to status of minor, सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड. मतलब उनके ऊपर जो उनके जो फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी थी वुमेन के ऊपर. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right. अब इसमें वही ये प्रोटेस्ट वगैरह होते रहे, मूवमेंट वगैरह होते हैं, सबको इक्वल राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स की. In the economic sphere, liberalism stood for freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of
गुड्स एंड कैपिटल। अब देखो लिबरलिज्म में क्या है, इकोनॉमिक में सबसे मेन इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी में भी बढ़ता है कि जो मार्केट की होती है उसमें अब गवर्नमेंट का जरूरी नहीं है गवर्नमेंट का कंट्रोल हो आपके जो प्रोडक्शन है चीज़ों की। अब वो डिमांड और सप्लाई पे चलेंगे, ठीक है, कि जितनी डिमांड होगी उतनी प्रोडक्शन होगी उसकी। अब अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तो जरूरी नहीं है कि जितनी डिमांड हो और उतनी प्रोडक्शन हो, गवर्नमेंट हिसाब से बनाते हैं जिसको नीड हो। जैसे सपोज करो किसी पुअर को नीड है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो एक रैशनलाइज तरीके से प्रोडक्शन करती है, उसकी अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं होती। अब जो अगर आपको फ्रीडम हो जाती है उसके बाद आपकी अनलिमिटेड प्रोडक्शन आप कर सकते हो। और यहाँ पे मूवमेंट की भी बात करिए, गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट की। पहले मान लो टैक्स लगते थे और आने जाने में भी इधर से उधर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, तो लिबरलिज्म के आने के बाद ये सारी रिस्ट्रिक्शन हट गई हैं, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट भी इजी हो गई जिससे इकोनॉमी इंक्रीज करती है। During the 19th century, this was a strong demand for emerging middle class. Let us take example of German-speaking region in first half of the 19th century. एग्जाम्पल देखते हैं मिडिल क्लास का। Napoleon's administrative measure had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. नेपोलियन के अंदर ये 39 states है कुछ। Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of goods, as each region had its own system of weights and measure. This involved time-consuming calculation. अब ये कह रहा है कि जब नेपोलियन के अंडर ना 39 स्टेट्स थे, ठीक है, अब उसके अंदर जितने भी स्टेट थे, एक सेकंड यार, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो नेपोलियन के अंदर 39 स्टेट्स थे। अब उसके अंदर हर स्टेट की करेंसी अलग थी और जो वेटिंग के सिस्टम थे, मेजर के सिस्टम थे, वो सबके अलग अलग थे, ठीक है। अब क्या था, अब मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है वो, तो उसको 11 बैरियर्स जो कि कोई कस्टम बैरियर्स थे वो उसको पार करने पड़ते थे अगर एक से दूसरे में उसको सेल करना है कुछ भी। और एक ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना पड़ता था 5% का, ठीक है। अब वो 5% भी क्या था कि सारी जगह अलग अलग था। वो आगे बढ़ पड़ते हैं। Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measure, the involved time-consuming calculation. अब इसमें time भी काफी लगता था। The measure of cloth, for example, was the alley, which in each region stood for a different length. An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter. अब ये मान ले मैं कि एक कपड़ा सेल करने जा रहा हूँ एक से दूसरी जगह, ठीक है, तो अब मान ली जो एक ही प्राइस नहीं क्या कहेंगे उसको, जो मेजर है, ठीक है, अब एक जगह सेम क्लॉथ का मेजर इतना होगा, दूसरी जगह वही क्लॉथ इतने का होगा। जैसे अब हम करते हैं कि इतने सेंटीमीटर का है, अब हमारा क्या है कि सारी जगह अगर 1 मीटर का एक जगह मैं संगरिया से लेके जा रहा हूँ 1 मीटर का क्लॉथ, ठीक है, तो मैं राजस्थान में रहूँ, यूपी में जाऊँ, कश्मीर में जाऊँ या केरला में जाऊँ, तो वो 1 मीटर का 1 मीटर ही रहेगा। पर इसमें क्या था, मैं फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट है उसमें इतना सेंटीमीटर था, वो मेंस में वहां पे चला गया तो वो इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आ रहे थे, हर चीज में डिफरेंसेस थे, रेट्स में डिफरेंसेस थे, करेंसी सबकी अलग थी, वेट में डिफरेंसेस थे, और इसमें कैलकुलेशन में टाइम भी लगता था क्योंकि सारी जगह अलग अलग उसका यूनिट था। अब इसको ओवरकम कैसे करा ये दिखाते हैं। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory.
along the unhindered movement of goods, people and capital। अब देखो इतनी रिस्ट्रिक्शन होती हैं तो जो आपका ट्रेड है, जो आपका बिजनेस है, वो अपने आप कम हो जाता है। अब इतने बैरियर्स, इतना टाइम वेस्ट करके और इतनी कस्टम ड्यूटी पे करके कोई भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं बेचेगा, ठीक है। अब मान लो राजस्थान, मैं सिर्फ राजस्थान में बेचूँ, अगर मुझे पंजाब में जाने में मेरे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं सिर्फ राजस्थान में ही बेचूंगा। तो उसमें क्या है, जो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं एक तो वो वहाँ नहीं जा पाएंगे, और जो मेरा बिजनेस है वो भी काफ़ी लो रहेगा। तो उस पूरी इकोनॉमिक जो है, पूरी स्टेट की, कंट्री की, वो कम रह जाती है। तो अब इसलिए जो कमर्शियल क्लासेस थी, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग थे, वो कहते थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक होनी चाहिए सबकी, ठीक है, कि पूरी कंट्री में सेम ही रूल्स हो इकोनॉमिक के, हर जगह सेम सिस्टम हो वेट्स एंड मेजर का, और सारी जगह करेंसी भी एक हो, ठीक है। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 32 to 2। पहले लगभग 30 करेंसी थी उनके पूरे एम्पायर में, जो भी नेपोलियन के अंडर था, पर अब वो सिर्फ 30 की जगह 2 करेंसी रह गई। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या चीज है? अब देखो, जब हमने बात करी इकोनॉमी अब यूनिफाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा भी होगा कि सिर्फ सामान ही नहीं जा रहा, ठीक है, आपकी गुड्स या जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सिर्फ वही एक जगह से दूसरी नहीं जा रहा, वो आपके आदमी भी जा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो बिजनेसमैन है वो जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा, तो एक तो मेरा दूसरी जगह के साथ फ्रेंडशिप अच्छी होगी, ठीक है, मेरे रिलेशन अच्छे होंगे। दूसरा क्या, जब मेरे रिलेशन अच्छे होंगे, मैं उनके साथ घुल मिल जाऊंगा, तो जो अपना कल्चर है वो सब में शेयरिंग होगी, ठीक है। अब मैं मान लो राजस्थान से जा रहा हूँ केरला में बिजनेस करने, और ऐसी अलग अलग जगह से काफी बिजनेसमैन अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो मान लो केरला में अब 5 जगह के बिजनेसमैन आ गए, ठीक है। अब वो सब ने मिलकर अब काम शुरू करा, तो धीरे धीरे सब में दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है। तो दोस्ती बढ़ेगी तो अपने कल्चर को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हम नेशनलिज्म की बात कर रहे थे अभी, यूनिटी की बात कर रहे थे अभी तक, वो यूनिटी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी भी आपकी आपके कल्चरल यूनिटी में, आपके नेशनलिज्म में काफी मदद करता है, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अभी तक हमने लिबरलिज्म पढ़ा। लिबरलिज्म में मेन पॉइंट ये था कि जो आपकी इकोनॉमिक की थी वो फ्रीडम थी, और आपके वोटिंग राइट्स की फ्रीडम थी, और सारे इक्वल थे बिफोर लॉ के। ये आपका एक लिबरलिज्म था बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म क्या था। अब 1815 1850 में आपके नेपोलियन की डिफीट हो गई। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब जितने भी वहाँ पे यूरोप में गवर्नमेंट बनी थी 1815 तक, अब उस नेपोलियन के जाने के बाद वो सब कंजर्वेटिज्म में शिफ्ट होने लग गए। अब कंजर्वेटिव क्या है, एक ये साइड में पढ़ो पहले। कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। अब ये क्या है, कंजर्वेटिज्म होता है जो बेसिकली पुराने ख्यालात के होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म जो पुराने ट्रेडिशन या पुरानी जो कस्टम होते हैं, पुराने रूल होते हैं, उन्हीं को आगे लेके जाना चाहते हैं, और जो चेंज भी चाहते हैं तो एक धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे चेंज होता रहे, ठीक है। क्विक चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए किसी भी चेंज के लिए, मतलब धीरे धीरे चेंज हो तो कोई धीरे धीरे हो, पर हम जो पुराने ट्रेडिशन, हमारे पुराने रूल्स हैं, उन्हीं पे टिके रहें। ये होता है कंजर्वेटिज्म। इसमें चेंज की जो गुंजाइश होती है वो काफी कम होती है। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। अब देखो, आप जब पुराने ट्रेडिशन और पुराने रूल को लेके जाते हैं, तो पुराना रूल हमारा अब तक क्या चल रहा था,
मोनार्की चल रहा था। और चर्च का यहाँ पे इसलिए क्योंकि चर्च का काफ़ी रोल होता था स्टेट पे। जो गवर्नमेंट थी वो चर्च से रिलेटेड होती थी, जो भी रूल वगैरह जाता था वो चर्च के थ्रू ही जाता था, ठीक है। चर्च के बिना मतलब कुछ नहीं होता था। तो जो आपका रूलर था वो चर्च से रिलेटेड था। तो एक बस ये पुराने इनको पुराना ट्रेडिशन ही रखना था बेसिकली, जो कंजर्वेटिज्म थे। मोनार्की जो हमारा मेन इसमें पुराने ट्रेडिशन में था, मोनार्की को एम्फसाइज करेंगे ये। Most conservatives, however, did not oppose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव थे, जो मोस्ट कंजर्वेटिव थे, ये नहीं कह रहे थे कि हम काफ़ी ज़्यादा पुराने रहे, मतलब रेवोल्यूशन से पहले की जो रूल्स वगैरह थे ये उनको नहीं मानते थे। बस ये कह रहे थे कि मोनार्की रहनी चाहिए हमेशा, जो हमेशा से थी, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी के उसने कस्टम ड्यूटी वगैरह कम हो गई, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे कम हो गए, तो मॉडर्न उस टाइप में मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। पर जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है क्या नाम, ऑटोक्रेसी का, मोनार्की का, वो रहना चाहिए, ठीक है। और जो मॉडर्नाइजेशन है ये आपकी ऑटोक्रेटी मोनार्की को भी मजबूत करेगी। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. अब ये जो सारी कंट्री थी यूरोप में तब इतनी थी, और जो मतलब जो मेन पावर्स थी वो ये सारी कंट्री थी। अब ये सारे मिले एक अपना नया सेटलमेंट करने के लिए। यूरोप अब आगे कैसे चलेगा नेपोलियन के बाद। The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. ये होस्ट था वहाँ का, मतलब जो मेन हेड था। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the objects of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. अब जो इन्होंने ये तय करा कि जो नेपोलियन के टाइम जो भी चेंजेस आए थे हम उसको खत्म करेंगे, और अब देखते हैं क्या चेंजेस करेंगे। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. अब कोई ये अलग अलग डायनेस्टी है जो नेपोलियन के टाइम क्या नाम ख़त्म कर दी गई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, और उसके बाद ये डायनेस्टी ख़त्म कर दी थी, उसको वापस बना दिया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड annexed अंडर द नेपोलियन। ये मतलब ये जो हम अभी हमने पढ़े थे कि उसने 39 स्टेट को कनकर करा था नेपोलियन ने, तो वो सारी टेरिटरी अब फ्रांस के अंडर नहीं आएगी, ठीक है। तो नेपोलियन फ्रांस का था, तो जितने भी नेपोलियन ने यूरोप में स्टेट को जीता था वो सारे फ्रांस के अंडर आते थे। पर अब क्या होगा, इस मीटिंग में डिसाइड करा कि अब सारे अपने अलग अलग हो जाएंगे। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent France expansion in the future. अब फ्रांस का मतलब आगे वही दूसरों पे राज करने का इन्होंने जो कोई मकसद हो कभी, तो उसको रोकने के लिए बाउंड्रीज वगैरह फ्रांस के आसपास सेटअप हुए। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. Russia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. अब ये अलग-अलग बता रहे हैं कि क्या-क्या हुआ नेपोलियन के जाने के बाद। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. अच्छा, अभी जो मैं कह रहा था ना 39 स्टेट, वो एक सिर्फ जर्मन में थे, ठीक है, वो अनटच करे। जो यहाँ पे ऊपर जो अभी बात करी है, ये जो बाकी स्टेट उसने कनकर करे थे ना पूरे यूरोप में, ये सिर्फ उनकी बात थी। पर जो 39 स्टेट का जो मैंने कहा था वो उनकी बात नहीं थी। जो 39 स्टेट थे वो भी वैसे के वैसे हैं, ठीक है। वो जर्मनी से रिलेटेड ही थे, वो बाकी यूरोप से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। तो वो एक चेंज कर लेना।
In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. अभी अलग अलग वहाँ की कंट्री हैं, जो भी देख लेना थोड़ा एक बार तुम नेट पे भी देख लेना कि उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में क्या कंडीशन थी, मतलब मैप देख लेना कौन कौन सी कंट्री थी, क्या क्या एम्पायर था, क्या क्या किंगडम था, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और फिर 1815 के बाद ये थोड़ा अब तुम होमवर्क करना, नेट पे देखना कि क्या क्या तब चल रहा था उस टाइम. The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब इनका मेन मकसद था वापस से मोनार्की ऑटोक्रेसी को ले आना और अपना कंजर्वेटिज्म को स्प्रेड करना. नेपोलियन के बाद 1815 में इन्होंने कंजर्वेटिज्म में फिर से ऑटोक्रेसी यूरोप में ला दी. ठीक है, अब तक वो लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे. ठीक है, अब नेपोलियन के बाद वापस कंजर्वेटिव आ गए, मतलब ऑटोक्रेसी आ गई. They did not tolerate criticism and dissent, sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocracy governments. अब देखो कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जो ऑटोक्रेसी क्या होती है, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं सहती, कि मतलब कोई कहते हैं कि गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो वो सहते नहीं. ठीक है, और जो मतलब उन्होंने कह दिया वो सही है, उसकी उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी जो मतलब कहते हैं कि उन्होंने क्या करा उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. ठीक है, कि वो सही है या गलत है. लेजिटिमेसी का मतलब होता है सही या गलत. तो उन्होंने जो करा है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सही है या गलत है, सबको मानना ही पड़ेगा. ये ऑटोक्रेसी का एक माना जाता है कि ऐसा है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देखो बेसिकली ऑटोक्रेसी में होता है एक रूलर होता है. अब वो डिपेंड करता है रूलर पे कि रूलर कैसा है. अब रूलर हो कोई मतलब अच्छा ही रूलर हो, जो जनता को कहे कि हाँ आप अपने विचार रखो, पर रूल वही बनाएगा. ठीक है, तो हो सकता है ऑटोक्रेसी कभी फायदेमंद भी हो सकती है. अब इन्होंने ऐसे तरीके से दिखाया कि ऑटोक्रेसी मतलब बुरी ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑटोक्रेसी हमेशा बुरी हो. ऑटोक्रेसी अच्छी भी हो सकती है अगर आपका रूलर अच्छा है तो, बल्कि डेमोक्रेसी से भी अच्छी हो सकती है. क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में क्या ओपोजिशन आ जाता है. अब सपोज करो अभी प्रेजेंट डे की बात करो. ठीक है, अब मान लो पार्लियामेंट में बिल रखता है कोई. ठीक है, बिल हो सकता है कंट्री के लिए फायदे के लिए हो, पर आपके ओपोजिशन के पास कुछ अच्छी सीटें हो तो हो सकता है वो बिल को पास ना करें. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का ये एक क्या कहते हैं लैक भी रह सकता है. पर ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि अब अगर डिसीजन कंट्री के लिए अच्छा है तो वो अपने आप रूलर ले लेते हैं. पर ऑटोक्रेसी क्या लगे, अगर रूलर खराब आ गया तो वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं. ठीक है, तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और अपनी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हैं. ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि ऑटोक्रेसी पूरी तरह से खराब है या डेमोक्रेसी पूरी तरह से अच्छी है. दोनों अच्छी बुरी हैं. ठीक है, ये बात इन्होंने तो मतलब ऑटोक्रेसी को काफी बुरी तरह से दिखाया, क्योंकि आज तक रही बुरी है. ठीक है, मतलब जितना मेन है वो बुरी ही रही है. Most of them imposed censorship laws to control that what was said in newspaper, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom. वही बात है, ये कह रहे हैं कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव आए थे, इन्होंने जो न्यूज़पेपर पे था उनको सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहेगी सब कुछ उन्हीं के पास होके जाएगा, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं सब सकता. ठीक है, तो ये क्या नाम कहते हैं कि न्यूज़पेपर में कुछ नहीं छपेगा और बुक्स में या गानों में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में जागरूक करता हो. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये कंजर्वेटिव ने रूल बना दिया. ठीक है, ये जो इन्होंने कहा क्या नाम, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड सॉन्ग्स, आइडिया वगैरह और बुक्स वगैरह नहीं छपेंगी, क्योंकि जो लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया था वो सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था. तो जो पास्ट में भी हुआ रेवोल्यूशन हुआ तो उसको सबको क्या नाम छिपाना चाहते थे कि लोगों में वापस फ्रीडम की या लिबर्टी की भावना प्रोड्यूस ना हो. ठीक है,
The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. अब जो मेन इशू जो लिबरल ने उठाया या जो उनको इंस्पायर करा वो था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस. जब प्रेस की फ्रीडम होगी, आपके न्यूज़पेपर की जो जर्नलिज्म की फ्रीडम होगी, तभी आप लोगों तक बात पहुंचा पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए. ठीक है. रेवोल्यूशनरीज. ठीक है. अब ये कंजर्वेटिज्म को हटाने के लिए भी आगे और रेवोल्यूशनरीज आने लगे. ठीक है. ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1850 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. ठीक है. अब क्या हुआ, जो लिबरलिज्म को जो मानने वाले थे, जो लिबरलिस्ट थे, ठीक है, अब जब ऑटोक्रेसी आ गई, कंजर्वेटिज्म आ गए, तो उनको उनकी जो फ्रीडम थी जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, वो खत्म होने लग गई. ठीक है. तो क्या ये अपने छुपने लग गए. ठीक है. अंडरग्राउंड होने लग गए. अब सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle freedom. अब ये बस इन्होंने ये बताया कि अब सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई. सीक्रेट सोसाइटी मतलब जो किसी लोगों को ज़्यादा पता नहीं होती है, अपने छुप छुप के अपना जो अपनी आइडिया उसको डेवलप करती रहती है और अपना प्लान करती रहती है कि आगे हमें क्या करना है, ताकि ये जो कंजर्वेटिज्म है, जो ऑटोक्रेसी है, वो ख़त्म हो जाए. ठीक है. तो ये मतलब छुप के अपना प्लान करने लग गए सारे लिबरलिस्ट जो थे. वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गिसेप्पी मैज़ीनी. ये काफ़ी मेन है. Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807, he became a member of secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1834 for attempting a revolution in Liguria. Exile मतलब इसको मतलब क्या कहते हैं, आइसोलेशन में भेज दिया, जहाँ से किसी से मिल नहीं पाता. ठीक है. पर उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये लोगों से मिलने लगा. फिर इसने जो और सोसाइटी बनाने लगी एग्जाइल में जाने के बाद. एग्जाइल में यार ये भी हो सकता है कि बाकी लोग भी इन्होंने एग्जाइल में भेजे हो, तो वो वहाँ पे मिल सकता हो. ठीक है. एक सेकंड रुको, मैं एग्जाइल का एग्जैक्ट मीनिंग देख के बताता हूँ. वनवास. वनवास वनवास नहीं. देखो, एग्जाइल का जो सबसे बेसिक मीनिंग वो होता है कि जहाँ पे रह रहे. सेपरेटेड फ्रॉम लग्जरी. नहीं, लग्जरी नहीं. अपनी कंट्री से बाहर निकाल दे. जो नेटिव कंट्रियां, मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ करा तो मुझे एग्जाइल कर दिया, मतलब मुझे इस कंट्री से बाहर निकाल दिया. ठीक है. तो होता है एग्जाइल. ठीक है. अब ये जरूरी नहीं है आइसोलेशन में, ऐसा कुछ नहीं है कि आइसोलेशन में जा, बस अपनी कंट्री से जहाँ पे था, इटली की बात हो रही है शायद, तो उसको वहां से बाहर निकाल दिया. ठीक है. वो कहीं पे जाए, कुछ भी करे. ठीक है. अब उसके बाद एग्जाइल होने के बाद इसने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी और बना ली. ठीक है. जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सेलिस एंड देन यंग एम्पायर इन यंग यूरोप इन बर्ने, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind. अब इसका देखो सिंपल मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि जो नेशन है वो एक एक आदमी से मिलके बनते हैं, तो कोई एक जना उसको रूल नहीं कर सकता. ठीक है. कोई ऑटोक्रेटिक कोई रूलर उसको उसी की मर्जी नहीं चलेगी. ठीक है. अब यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड मतलब सबसे एक एक करके नेशन जो है एक एक इंसान से बनता है. ठीक है. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी चले, इसमें सबकी मर्जी चलनी चाहिए. ठीक है. जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी का बिलीव है. ठीक है. वही लिबरलिज्म भी वही है, सबको फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए. ये वही मतलब लिबरलिज्म का यही बेसिक है. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. अब जो इटली भी था उस टाइम में, ये भी काफ़ी डिवाइडेड था. ठीक है. इटली के अंदर भी कोई यूनिटी नहीं थी, मतलब एक ही नेशन की कोई उनमें
वो स्पिरिट नहीं थी, ठीक है। The unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany. अब इससे इंस्पायर होके जर्मनी में भी सीक्रेट सोसाइटी बन गई, फ्रांस में भी बन गई, स्विट्जरलैंड में भी बन गई, पोलैंड में भी बन गई, ठीक है। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो जो मेटरनिच था, कंजर्वेटिव था, उसने कहा कि ये जो मजीनी है इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जो सोशल ऑर्डर मतलब जो मोनार्की है, ये मोनार्की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको उसका एक डेंजरस एनिमी है जो मजीनी था।